नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पहलगाम हमले पर भारत सरकार के सख्त रुख की, जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला के तीखे बयान की, देखेंगे क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दी नसीहत, क्यों फिर टला बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, जानेंगे ओटीटी कंटेंट पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से क्यों मिला नोटिस, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटियाला हाउस कोर्ट ने मानी एनआईए की मांग, 12 दिन और बढ़ी तहव्वुर राणा की रिमांड। 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था राणा। भारत फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपए की डील, भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा भारत। 2028 में शुरू होगी जेट्स की डिलीवरी। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को भारत में किया गया बैन। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सरकार ने लिया एक्शन। बैन होने वाली लिस्ट में डॉन, समा और ARY टीवी जैसे नाम शामिल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 1005 अंकों की बढ़त के साथ 80,218 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 289 अंकों की बढ़त के साथ 24,328 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जहां पहले धमकी दे रहा था, वहीं अब अपने सहयोगी देशों के सामने भारत की संभावित कार्रवाई से बचने की गुहार लगाने लगा है। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की तरफ से मदद भी मिल रही है, तो भारत के तेवर लगातार सख्त होते चले जा रहे हैं। आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एक्शन पर बड़ा फैसला हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों की जान आतंकियों ने ली। इसके बाद से ही भारत में लोगों के अंदर गुस्सा दिख रहा है। सभी सियासी दलों ने इस मामले में मोदी सरकार के हर फैसले का समर्थन देने का ऐलान किया है, तो पीएम मोदी ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। आज भी दिन भर पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाने की तैयारियों को लेकर बैठकें हुई। सुबह पीएम मोदी से मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक में उन्होंने सीडीएस के साथ हुई मुलाकात की भी पूरी जानकारी पीएम मोदी को दी। तो शाम को रक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए और विपक्ष की तरफ से तो सरकार को पूरा समर्थन दिया गया है, लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इस बीच तीनों ही सेनाओं ने अपने हथियारों के परीक्षण तेज कर दिए हैं। भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल दिखाई दे रहा है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 100 सैन्य अधिकारियों सहित सेना के 500 से ज्यादा जवानों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने युद्ध की स्थिति को देखते हुए इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी अपनी सरकार से भारत के साथ तनाव कम करने को कहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। संकट की इस घड़ी में तुर्की और चीन की तरफ से पाकिस्तान को जरूर मदद दी जा रही है। चीन ने PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान भेजी, तो तुर्की से 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद और कराची पहुंचे। इसमें हथियारों की बड़ी खेप भेजी गई है, लेकिन इस खेप में कौन कौन से हथियार हैं, ये अभी साफ नहीं हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना ने पूरे देश को झटका दे दिया है। घटना के लिए सुरक्षा में चूक सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने घटना को लेकर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुला लिया और विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ हुआ इस 1 दिवसीय सत्र में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस हमले में पूरा देश चपेट में आ गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार की अपील पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। विधानसभा सत्र की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देकर हुई। इस दौरान सीएम अब्दुल्ला की आंखें नम दिखाई दी। उन्होंने कहा कि इस हमले में किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने बेटा तो किसी ने भाई। मैंने सैलानियों को यहाँ आने की दावत दी थी। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं, केंद्र सरकार की थी। मैं सैलानियों से माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। उनको सुरक्षित भेजना हमारी जिम्मेदारी थी। उन बच्चों और पत्नियों को सांत्वना नहीं दे पाया। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। 26 साल में पहली बार मैंने लोगों को बाहर आते देखा। शायद ही कोई शहर, कोई गांव इसके विरोध में बाहर ना आया हो। कोई कश्मीरी इसके साथ नहीं है। कश्मीरी हमले नहीं चाहते हैं। हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं।
इसके साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की मस्जिदों में आतंकवाद के खिलाफ मौन रखा गया, ये कश्मीर में आतंक के खात्मे की शुरुआत है। यानी सीएम अब्दुल्ला ने विधानसभा में खुलकर अपनी बात रखते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं विधानसभा ने पहलगाम में पिछले आतंकवादी हमले पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और प्रगति में बाधा डालने के नापाक इरादों को हराने के लिए दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं, केंद्र सरकार की थी। उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाए हैं। जयपुर में आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही घिरी हुई है और अब पार्टी नेताओं के बयानों ने विपक्ष को और भी मौके दे दिए हैं सत्ता पक्ष पर हमला बोलने के। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्रियों के बयानों को लेकर मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान को लेकर कहा, पीयूष गोयल ने कहा, अरे 140 करोड़ जनता को वो चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास देशभक्ति की कमी है। देशभक्ति की कमी हमारे पास है। तो क्या इंदिरा जी अपनी जान देती थी? क्या राजीव गांधी अपना जान देते थे? आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां खाई, वो किसने मारा? मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूं, उनको सबको मालूम है। और ये लोग हम पे दब्बा लगा रहे हैं। पीयूष गोयल ने पहलगाम हमले को लेकर कहा था कि जब तक देश की 140 करोड़ जनता में देशभक्ति नहीं जाग जाती, तब तक ये हमले होते रहेंगे। और अब इस पर विपक्ष हमलावर है। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना पर मोदी सरकार के रुख को लेकर भी सवाल उठाए। विपक्ष की मांग पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक तो बुला ली, लेकिन बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हम चाहते थे कि इस बैठक में प्रधानमंत्री अपने प्लान के बारे में बताए और लोगों के सुझाव भी ले, लेकिन नरेंद्र मोदी ना तो सर्वदलीय बैठक में पहुंचे और ना ही कश्मीर गए। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संविधान के मुद्दे पर पूरी मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत राजस्थान के जयपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं ने संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। जयपुर के कार्यक्रम में खड़गे ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान ही उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी और संघ की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और साथ ही पीएम मोदी को नेहरू, इंदिरा गांधी और बाकी के प्रधानमंत्रियों की तरह जनता की तरक्की में योगदान देने की नसीहत दी। उन्होंने पार्टी का संकल्प दोहराया कि हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान के मुद्दे पर तो बीजेपी पहले से ही घिरी हुई थी। अब पहलगाम हमले को लेकर खुद सरकार के मंत्रियों ने ही विपक्ष को मौका दे दिया है। इस बीच आरएसएस और बीजेपी के बीच की खींचतान भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है, जिसका मतलब है कि जेपी नड्डा फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो क्या है इस देरी की असली वजह, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पार्टी की उच्च कमेटी ने यह फैसला लिया कि नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। पहले मई 2025 में चुनाव की योजना थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। इसका मतलब है कि जेपी नड्डा, जो 2019 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी भी अपने पद पर बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस के बीच लंबे वक्त से नए अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा चल रही थी। दोनों संगठनों के बीच इस मुद्दे पर गहन मंथन हुआ, लेकिन कोई सर्वसम्मत नाम तय नहीं हो सका। यह स्थिति बीजेपी और आरएसएस के बीच फैसलों को लेकर असहमति और खींचतान की ओर इशारा करती है। जानकारों का मानना है कि अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों पर सहमति न बन पाना और संगठनात्मक रणनीति को लेकर मतभेद इस देरी का कारण हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। पार्टी का कहना है कि संगठनात्मक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को हवा दे दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच यह मुद्दा कैसे सुलझता है और नया अध्यक्ष कब चुना जाता है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का बार बार टलने को संघ और पार्टी के बीच के मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव लंबे वक्त से टलता चला आ रहा है, तो काफी वक्त से सवाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई जा रही सामग्री को लेकर उठ रहे हैं। इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया है। तो क्या है इस नोटिस में, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इन ऑनलाइन माध्यमों पर आपत्तिजनक कंटेंट की स्ट्रीमिंग ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है।
समाज पर इसके असर को लेकर लोग चिंतित हैं। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ALT बालाजी, उल्लू डिजिटल, मूवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा इंक और एप्पल को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। वैसे तो ये मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम पर आरोप है कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं, फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कुछ रेगुलेशन पहले से मौजूद है। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार भी कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर द टॉप यानी OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट में उपस्थित रहे जब बेंच इन पर दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सुनवाई कर रही हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी OTT प्लेटफॉर्म्स की लगाम कसने की मांग उठी थी, हालांकि तब कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। लेकिन इस बार क्या नियम लेकर आती है सरकार, ये देखना होगा। OTT पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित दिखाई दे रहा है, तो टेंशन में बीजेपी हाईकमान भी नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा से पहले ही NDA में खींचतान मची हुई है। सहयोगी सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में एक हफ्ते में दूसरी बार जीतन राम मांझी के अमित शाह से मुलाकात की खबरें आई तो सुगबुगाहट तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या जीतन राम मांझी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार NDA के अंदर अभी से सीट बंटवारे को लेकर बवाल मच गया है। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी हर कोई बीजेपी पर ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें जीतन राम मांझी ज्यादा दबाव डालते दिख रहे हैं। यही वजह है कि वो लगभग हर मंच से 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। यहाँ तक कि एक सीट पर तो वो अपना उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। यही नहीं, वो लगातार अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि मांझी शाह के आवास पर जाकर उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब मांझी ने बताया कि उन्हें मिलने का समय दिया गया और समय फिक्स किया गया था। यानी अब जीतन राम मांझी की अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात हो चुकी है। इस बैठक के बाद मांझी ने गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में NDA के घटक दल मिलकर सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला करेंगे। मांझी ने स्पष्ट किया कि हमने किसी सीट संख्या को लेकर कोई विशेष मांग नहीं रखी है। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी दलों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों पर मांझी ने दो टूक कहा कि इस बार भी NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि NDA 225 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। यही नहीं, मांझी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के गठन में हमको दरकिनार किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर संजय जायसवाल और दिलीप जायसवाल से बातचीत हुई है, जिन्होंने गलती स्वीकार कर ली है। मांझी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर 20 सूत्री समिति में कुछ नए नाम जोड़े जाएंगे ताकि संतुलन स्थापित किया जा सके। यानी मांझी के बयानों और नाराजगी में NDA के अंदर की हलचल को बाहर ला दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मांझी अपनी मांग पूरी करवा पाए या नहीं। बिहार चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले JNU के छात्र संघ चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। JNU छात्र संघ चुनाव के नतीजों में लेफ्ट समर्थित उम्मीदवारों ने 3 केंद्रीय पदों पर कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक ही सीट पर सिमट गई। तो कौन से पद पर किस उम्मीदवार ने दर्ज की है जीत और क्यों इन नतीजों को बीजेपी के लिए माना जा रहा है झटका, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। JNU छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में लेफ्ट समर्थित उम्मीदवारों ने 4 में से सेंट्रल पैनल की 3 प्रमुख सीटों पर कब्जा जमाकर दबदबा बनाए रखा है, जबकि बीजेपी से जुड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा। ये परिणाम बीजेपी के छात्र संगठन ABVP के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो JNU में अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश में थी। चुनाव नतीजों के मुताबिक अध्यक्ष पद पर ISA-DSF गठबंधन के नीतीश कुमार ने जीत हासिल की, जबकि ABVP की शिखा स्वराज दूसरे स्थान पर रही। उपाध्यक्ष पद पर मनीषा और महासचिव पद पर मुंतेहा फातिमा दोनों ISA-DSF से विजयी रही। ABVP के वैभव मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर जरूर जीत दर्ज की, लेकिन केंद्रीय पैनल में लेफ्ट की मजबूत वापसी ने ABVP की उम्मीदों को करारा झटका दिया है। अगर संगठनवार नतीजों की बात करें तो अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष पद पर मनीषा, महासचिव पद पर मुंतेहा फातिमा और संयुक्त सचिव पद पर वैभव मीणा है। हालांकि ABVP ने 42 काउंसलर सीटों में से 24 पर जीत हासिल की, जिसमें स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की सभी 4 सीटें और स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज की तीनों सीटें शामिल हैं।
फिर भी केंद्रीय पैनल में केवल एक सीट जीतने से बीजेपी के छात्र संगठन की महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका लगा है। एबीवीपी ने अपनी जीत को लाल दुर्ग में भगवा लहराने का दावा किया, लेकिन लेफ्ट गठबंधन ने केंद्रीय पैनल पर मजबूत पकड़ बनाए रखी, जो जेएनयू में उनकी वैचारिक ताकत को दर्शाता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश की सबसे बड़ी पार्टी की अच्छी बात यह है कि उसका बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता कैमरा जीबी है। उसको कैमरे पे आने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि उसके लिए वो कुछ भी बयान देने, कुछ भी कहने और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी जो चुनी गई हैं, रेखा गुप्ता, जो सिर्फ बयान ही बयानों से शायद अपने आप को प्रचारित करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम वाले मामले पर बंदूक लेकर के वहाँ पर जाकर उनको सज़ा दे दूँगी। देखिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही बताएंगी, लेकिन एक सीएम होने के नाते कम से कम उनको तो एक मैच्योर तरीके से कानून के दायरे में रह कर के ही बयान देना चाहिए था। लेकिन वो भी क्या करें, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी ही बयान वीरों से भरी पड़ी जो है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।